दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं दोस्तों, आज हम प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं 11 दिसंबर 2023 का जो आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। ठीक है, 11 दिसंबर 2023 को जो आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। और कौन कौन से प्रश्न बने थे आपको यहाँ पे कुछ एक जो जानकारियाँ हैं वो व्याख्यात्मक हल आप कह सकते हैं इसको, उस तरह से करवाने की मैं कोशिश करूँगा। और आपके वहाँ पे जो क्वेश्चन गलत हो कोई, ठीक है, जो यूजीसी की ओर से आंसर की में अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हैं तो उसको भी बता दूंगा कि आपके ये प्रश्न गलत है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आए थे दोस्तों, और अगली बार जून 2024 के लिए किस तरह की हमें रणनीतियाँ बनानी है उसकी भी यहाँ पे बात करते हैं। और कट ऑफ की भी मैं बात करूँगा इस क्वेश्चन पेपर को हल करवाने के उपरांत। ठीक है, कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, पेपर का स्तर क्या था, इस पे भी हम बातचीत करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज होने वाली है। 1 घंटे तक आपको इस वीडियो के अंत तक बनना है। ठीक है, 1 घंटे के बाद आपको सब कुछ जानकारी यहीं पे देखने को मिल जाएंगी और आपकी रणनीति भी आगे के लिए बन जाएगी जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न आया था दोस्तों, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होता है, ठीक है, होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह ये भी जिंदगी फिर मेरी जिंदगी का टुकड़ा मात्र ही है। ठीक है, ये जो कथन है या वाक्यांश है निम्नलिखित में किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है। तो किस में लिखा गया है ये आपको बताना था दोस्तों। ये आया था आपको, ये जो वाक्यांश या कथन है ये आया था एक कहानी यो भी। ठीक है, एक कहानी यो भी, ये मनु भंडारी की आत्मकथा है दोस्तों। 2007 इसका प्रकाशन वर्ष है और 2008 में से ब्यास सम्मान मिला था। ठीक है, तो उनकी भूमिका से ये उद्धृत है। ठीक है, एक कहानी ये भी से ध्यान से देख लीजिए आपको। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, 797 क्वेश्चन आईडी है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने कौन सा चूज किया था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है और ये नाटक से संबंधित प्रश्न बन गया था। ठीक है, प्रश्न था हमारा, अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टोकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1996 को हुआ। ठीक है, इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। ठीक है, इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे ये आपको बताना था, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके चार ये विकल्प है, श्री राज जोशी है, सत्येंद्र शर्त हैं, सतीश चंद्र श्रीवास्तव है और कमलेश्वर हैं। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन आईडी थी। ठीक है, 751, सॉरी 91 था, ये 51 ही था। ठीक है, 791। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका वो पहला हो जाएगा श्री राज जोशी। ठीक है, राजेश नहीं है, श्री राज जोशी। चलिए अगला देखिए दोस्तों। इस तरह के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाटक या कहानी उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हैं उनको पूरा आपको पढ़ना है। और किसके साथ है, किसके साथ आपको पढ़ना है, भूमिका के साथ। देखिए भूमिका से 2 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो भूमिका से 2 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल गए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत आसान सा ये प्रश्न था और 1 लाइनर था। जिसने पढ़ा होगा अच्छे से तो उसका तो सही हो गया होगा। ठीक है, रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है एक, रस तरंगिणी के रचयिता कौन थे या कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है। जगन्नाथ हैं, ठीक है, विश्वनाथ, भानुदत्त या जयदेव। तो दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता भानुदत्त है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी भी दिख रही होगी साथ साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी है 771 इसका, ये क्वेश्चन आईडी है। और इसका जो सही विकल्प है, ठीक है, आपकी आईडी क्वेश्चन आईडी 275 जो अंतिम लिखा गया वो सही है, भानुदत्त। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था ये। ठीक है, और कई एक प्रश्न बहुत आसान भी हैं दोस्तों और कई एक प्रश्न जो वो बहुत मुश्किल भी यहाँ पे पूछे गए थे। अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर का जो स्तर था दोस्तों वो आपका मॉडरेट था, ना ही बहुत आसान थे और ना ही बहुत जो वो कठिन थे। यहाँ पे दिमाग घुमाने वाली बात थी। ठीक है, अगर दिमाग घुमाया होगा किसी ने तो उसके प्रश्न बहुत सारे ठीक हो गए होंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, आपको पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पहला रेणुका यहाँ पे पहला आ जाएगा दोस्तों, रेणुका 1935। ठीक है, उसके बाद हुंकार आ जाएगा दोस्तों, हुंकार 1939। तो रेणुका कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, बी कहाँ पे है आपका, बी तो 2 जगहों पे है। ठीक है, डी तो दोस्तों डी भी 2 जगहों पे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुरुक्षेत्र 1946 है। ठीक है, कुरुक्षेत्र देखिए
ठीक है, बी डी और ए, बी डी और ए, ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, बी डी और ए। उसके बाद रश्मिरथी आ जाएगा दोस्तों 1952, और उसके बाद दोस्तों दिल्ली आ जाएगा 1954। तो आपका पहला ही विकल्प यहाँ पे सही है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही हो जाता, ठीक है, इन्होंने चौथा चुना है, ठीक है। तो आपका पहला विकल्प सही है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि इनमें से कोई एक प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ अगर कोई गलत हो रहा है, तो आप उसको चैलेंज करने के लिए भी कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रश्न गलत है और इसको आप चैलेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हिंदी से संबंधित मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों का सही क्रम, ठीक है दोस्तों। अगला हमने क्या देखना है दोस्तों, 826 इसका ये आंसर आईडी है दोस्तों, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। इसका देखते हैं दोस्तों, इसका क्या कि संस्कृति और सौंदर्य में आई कथन है, ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य में आई कथन है दोस्तों। अशोक की फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, ठीक है। ये पहला आपका हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा, ठीक है। कौन से निबंध में कहा है दोस्तों, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में कहा है, ठीक है। अगला देखिए, द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल संघारता की हिमायत करते हैं, वहाँ केवल, ठीक है, वहाँ आगे जीवो त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो विकल्प पहला है वो सही हो रहा है, ठीक है, दूसरा भी सही हो रहा है आपका, ठीक है, तीसरा गलत हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तीसरा विकल्प जो आपका वो गलत हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आपका यहाँ पे विकल्प जो चौथा है वो सही हो रहा है दोस्तों, प्रसाद ने रहस्यवाद, ठीक है, उनका प्रसाद जी का एक निबंध संग्रह है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें ये रहस्यवाद नामक जो निबंध है वो आया है, और इस निबंध का जिक्र संस्कृति और सौंदर्य में किया गया है, ठीक है। नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा कही गई है या दी गई है, उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इस तरह का कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाता है यहाँ पे, दूसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है धूमिल की, ठीक है, यहाँ पे घुमिल हो गया है दोस्तों, ये घुमिल नहीं है, धूमिल, धूमिल, ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में, दोस्तों ये आपके सिलेबस में रचनाएं लगी थी। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, मैं पहले भी आपको कहता हूं, अगर आपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लिया तो 3-4 प्रश्न आपके सिलेबस से ही बन जाते हैं। अगर आपने सही से नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन इन कविताओं को अगर पढ़ा होता और इनके प्रकाशन वर्ष आपने देख लिए होते, इनके कथानक अगर आपने देखे होते, और आपको ये भी पता होता कि कौन से संग्रह में संकलित है, तो आपका 2 नंबर यहाँ पे पक्के बन जाते, ठीक है। संसद से सड़क तक से कहा इस काव्य संग्रह में संकलित हैं, और 1972 इस संकलन का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, ठीक है, पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ठीक है। मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, उसमें पात्र कौन कौन से आए हैं, और ऐतिहासिक पात्रों की यहाँ पे बात की गई, तो कौन कौन से पात्र आए हैं ये आपको पूछा था दोस्तों यहाँ से आपसे, ठीक है। तो आपको ये बताने थे कि यहाँ पे कौन कौन से पात्र आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये विकल्प आपके पढ़ता हूँ दोस्तों, छात्र है, ठीक है, टॉलस्टॉय है, ठीक है, उसके बाद बुद्ध है, तिलक है और गांधी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आए हैं ये आपको बताने थी, आप यहाँ पे विकल्प नीचे देख सकते हैं, ठीक है। 813 क्वेश्चन आईडी है दोस्तों, ठीक है, 813 जो है क्या है, क्वेश्चन आईडी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाता दोस्तों, तीसरा विकल्प आपका सही था, यानी कि टॉलस्टॉय, इनको टॉलस्टॉय भी कहीं पे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद तिलक और गांधी आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही था दोस्तों, ठीक है, यानी कि बी, डी और ई आए हैं, यानी कि टॉलस्टॉय, तिलक और गांधी का जिक्र आता है अंधेरे में कविता में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम आज कि किस तरह के प्रश्न बने थे और किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था कि किनका जन्म वर्ष कब और क्या है, ठीक है। तो चलिए, पहले विवेक की राय था दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी था, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय और रामचंद्र शुक्ल, ये 5 आपके विकल्प थे, तो इनमें से आपको लगाना था। सबसे पहले दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह 1881, ठीक है, 1881 इनका जन्मदिन। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 दोस्तों, ठीक है, 1884 आ जाता।
उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 दोस्तों, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। उसके बाद अगर विवेक की राय की बात की जाए तो विवेक की राय 1924 दोस्तों, ठीक है, 1924 विवेक की राय है, ठीक है। उसके बाद कुबेरनाथ राय हैं दोस्तों 1933 ईस्वी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं, इनको क्रम के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह, सी कहाँ पे है, तो सी तो दो जगहों पे हमारा, ठीक है, तो सी दो जगहों पे। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पे आना चाहिए ई, तो ई आ गया, तो ई हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पे सही बन जाए। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बी आ रहा है, उसके बाद एक विवेक की राय आ रहा है, उसके बाद एक अंतिम कुबेरनाथ राय डी आ रहा था। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या था, इसको भी देख लेते हैं ध्यान से। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन क्या है, ये आपको बताना था, ठीक है। 827 इसका क्वेश्चन आईडी है दोस्तों, ठीक है, 827 की क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दी गई है, ठीक है, 827 की। एक कहानी यह भी, ठीक है, एक कहानी यह भी, ये किसकी कहानी है दोस्तों, आत्मकथा है, सॉरी, ठीक है। ये आत्मकथा किसकी है दोस्तों, ये आपको पता है, हमने इससे पहले भी ऊपर बात की है, ठीक है। ये कहानी या आत्मकथा जो है ये है आपकी मनु भंडारी जी की, ठीक है। तो उनमें उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनमें उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन के बारे में भी चर्चा की हुई है, ठीक है। तो उनकी साहित्यिक जीवन की ही यहाँ पे चर्चाएं हमें देखने को मिलती है, साहित्यिक रचनाओं की यहाँ पे उन्होंने बात की है। तो उनमें से उन्होंने कौन कौन सी बातें की हैं ये आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों, बेलछी की घटना ने मनु जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। बेलछी की कोई घटना होगी, ठीक है, और उसने मनु भंडारी जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये तो गलत है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं आया है उस आत्मकथा में। मैंने आपको बता दिया, एक कहानी ये भी, इसका प्रकाशन 2007 है, ठीक है। 2008 में ब्याह सम्मान मिला मनु भंडारी जी का, ये आत्मकथा है, ठीक है, मनु भंडारी जी की आत्मकथा। अगला देखिए दोस्तों, आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। सही बात है दोस्तों, मनु भंडारी जी द्वारा रचित आपका बंटी जो उपन्यास था ये आपके सिलेबस में है। और दूसरा, ये सबसे पहले धारावाहिक रूप में, अगर इसको कहें कड़ियों के रूप में कह सकते हैं, आपके धारावाहिक रूप में धर्मयुग में प्रकाशित होता था। ये धर्मयुग जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन कौन करते थे, धर्मवीर भारती करते थे, ठीक है। तो ये सही बात है दोस्तों, दूसरा विकल्प आपका यहाँ पे क्या है, सही है। अगला देखिए, 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था, ठीक है। 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था दोस्तों, यहाँ पे तो ये गलत है, ठीक है। ये जो आपका विकल्प है ये गलत है दोस्तों। 1 इंच मुस्कान जो मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया उपन्यास था, ठीक है। तो ऐसी बात तो नहीं है दोस्तों, इन्होंने दोनों ने ही लिखा था दोस्तों ये, ठीक है। 1 इंच मुस्कान जो है दोस्तों राजेंद्र यादव और किसने लिखा था दोस्तों, ये राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मनु भंडारी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है दोस्तों, सम्मिलित रूप से, दोनों इनमें इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प तो गलत हो गया आपका, ठीक है, सी विकल्प आपका गलत हो गया दोस्तों। अगला देखिए, अगला है कि महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अलान, ठीक है, अमाल अलाना ने किया, ठीक है। चलो ये तो सही बात है, ठीक है। अगला देखिए, अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 86 में प्रकाशित हुआ। ये सही बात है दोस्तों, हंस मुंशी प्रेमचंद जी इसका संपादन करते थे, ठीक है। 1900 जब प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये पत्रिका बंद हो गई थी छपना, ठीक है। उसके बाद 1986 में राजेंद्र यादव द्वारा इसे प्रकाशित पुनर्प्रकाशन इसका किया गया, तो ये सही बात है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। आप इसको चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, परंतु अगर आप इसको चैलेंज कर रहे हैं तो आपको किसी विशेष जो आपके प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनसे जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। 1 इंच मुस्कान जो मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, मूलतः हो या कुछ भी हो, परंतु ये तो उपन्यास दोनों ने ही लिखा था दोस्तों, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प में सी भी दिए हुए, ए तो नहीं है दोस्तों, ए तो आपका पहले ही गलत है, ठीक है। उसके बाद बी की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर बी की बात की जाए तो बी भी सही है, ठीक है, धारावाहिक रूप में छपा था आपका बंटी, ठीक है। परंतु ये जो मुझे सी लग रहा है ये गलत लग रहा है, पर यहाँ पे देखिए विकल्प में दो जगह सी है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। अगर ये गलत नहीं है, ठीक है, तो यूजीसी ने क्या विकल्प माना है इसको हम देख लेते हैं। और यूजीसी ने जो दोस्तों यहाँ पे माना है 827 का, यूजीसी ने दोस्तों आपका माना है तीसरा विकल्प, यानी कि बी, सी और डी, ठीक है, बी, सी और डी, बी, सी और डी माना है दोस्तों यूजीसी ने। तो यहाँ पे तो मुझे ये विकल्प गलत लग रहा है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में इसका पहला अंक जो वो सन 1986 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, सही बात है, 1986 में पहला अंक तो निकला था, ये तो सही बात है। अब ये नहीं है पता दोस्तों कि अक्षर प्रकाशन से निकला कि कौन से प्रकाशन से निकला था। ठीक है, तो इसका तो चलो रहने दे सकते हैं हम। ठीक है, परंतु यहाँ पे ये जो है आपका तीसरा विकल्प सी, ये तो सही बात है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सिर्फ यही क्रिएट कर रहा है, सी जो है। ठीक है, अंतिम विकल्प आपका मैं देख के बता दूंगा दोस्तों आपको कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इस पे थोड़ा सा आप डाउटफुल इसको रख सकते हैं। ठीक है, डाउटफुल इसको रख सकते हैं आप, ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, 827। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। तो ये सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए कि सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्र नंदन पंत ने युगांत रखा। सही बात है, और इसी युगांत से हम छायावाद के घोषणा का जो भी युग का अंत समझते हैं। ठीक है, और प्रगतिवाद का हम आरंभ मानते हैं। और ये जो युगांत था दोस्तों, ये छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो सही बात है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कि यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आर जो वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन आईडी क्या है दोस्तों? आपकी ऑप्शन आईडी है 848। तो दोस्तों सही होना चाहिए आपका दूसरा, क्योंकि ए आर दोनों सत्य है। सही बात है, अपनी जगह ये दोनों सत्य, परंतु आर जो वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यूजीसी ने अब आंसर की में क्या माना है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आपका क्या है? 848 है दोस्तों। ठीक है, तो 848 को हम देख लेते हैं कि यूजीसी ने इसका क्या माना है। ठीक है, आंसर की अगर बात की जाए तो उन्होंने दो ही माना है। ठीक है, तो सही बात है, दूसरा आपका विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ठीक है, 805 आपकी क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, 805 का क्या हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए कि अब आपको मैं विकल्प देता हूँ। भारतेंदु ने काल चक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली। नई चाल में नहीं, नई चाल थी दोस्तों, ये नई चाल नहीं थी, नई चाल में ढली। ठीक है, ये सही बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया था, परंतु आर्य नागरी समाज नहीं मिलता है दोस्तों। पहला तो सही है दोस्तों, दूसरा गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा, तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, आनंद रघुनंदन नाटक इनका नहीं है, बेसवनाथ प्रसाद का है। थोड़ी हाँ, विश्वनाथ जी का है। ठीक है, तो इसको हिंदी का पहला नाटक भी गिना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, वचन सिंह ने माना है। अगला देखिए, भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सही बात है। ठीक है, अगला देखिए, भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, आपका ए सही है, उसके बाद आपका डी सही है और ई सही है, तो आपका पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या था उसको देखिए। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना था। एक तरफ बोलिए और दूसरी तरफ उसके क्षेत्र थे दोस्तों। ठीक है, आपकी क्वेश्चन आईडी थी दोस्तों 828 है। ठीक है, तो इस 828 का क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 828 का क्या हो जाना चाहिए उस पर हम बातचीत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका विकल्प है मारवाड़ी। ठीक है, कोटा, हड़ौती, अजमेर, ठीक है, ढूंढानी, अलवर, ठीक है, मेवाती, जयपुर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मारवाड़ी तो अजमेर में बोली जाती है। ठीक है, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी दोस्तों अजमेर में बोली जाती है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हड़ौती जो है वो कोटा में बोली जाती है। ठीक है, कोटा राजस्थान की, ये राजस्थानी हिंदी की ही बोलियां हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो राजस्थान के ही क्षेत्र यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद ढूंढानी की बात की जाए दोस्तों, तो ढूंढानी जो है दोस्तों ये जयपुर में बोली जाती है, और ढूंढानी का जो अन्य नाम है वो जयपुरी भी है, और मेवाती अलवर में। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पे सही था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न था कि उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन क्या है ये आपको बताना था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके कथन है दोस्तों, आपके विकल्प हैं, लाहौर के बम्बू कार्ड बालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। तो दोस्तों इस तरह का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मरहम नहीं लगाती है। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, बहुत सही बात है, वो बाल्टी से गंदा पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। ठीक है, जब वो जर्मनी में युद्ध लड़ने के लिए गए होते हैं तो वो गंदला पानी जो भर जाता है उनकी जगहों पे, उसको निकालने का कार्य भी कर रहा था। ठीक है, सूबेदार ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई थी, सही बात है, किससे लगाई थी, लाहना सिंह से लगाई थी। लाहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सिख लोग जो हैं वो सिगरेट नहीं पीते, इस कहानी में उनका ऐसा जिक्र भी आता है। ठीक है, अगला देखिए, लाहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया। तो ये सही बात है दोस्तों। ठीक है, आपका विकल्प दूसरा बी, सी और ई सही है दोस्तों, बी, सी और ई। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूजीसी ने भी यही माना है। ठीक है, तो ये सही भी है। अगला देखिए दोस्तों, अगला कहानियों से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न बने थे दोस्तों। ठीक है, और आपका अगला भी प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था या लगाना था। ठीक है, आपको पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया, छोटी सी बच्ची उसके हाथ साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। ठीक है, बड़े जीवट वाले बाबू हो, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। दोस्तों जब अमृतसर में ट्रेन चलने लगती है, अमृतसर कहानी जो है ये ट्रेन जब चलने लगती है तो बाबू का जो पहले जिक्र आ जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है कि काले बाबू का ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा। ठीक है, अम जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला विकल्प है यहाँ पे, ठीक है, सी आपका पहले पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई आ जाएगा दोस्तों, बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो धकेल दो पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ए विकल्प पहले आ जाएगा, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया है। ठीक है, ये सब आप जब कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा। उसके बाद डी आएगा, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। दोस्तों जब दो सिख और उसकी पत्नी चढ़ने लगते हैं दोस्तों, तो जो खान थे, ठीक है, जो पठान थे यानी कि, ठीक है, खान ही कहेंगे उनको, जो पठान थे वो धक्का देके उनको निकाल देते हैं, लाते घुसे मार के ट्रेन से उतार देते हैं। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो उसके बाद इसका जिक्र आता है। ठीक है, ये विकल्प का आता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका बी का आएगा जिक्र, उनके बड़े जीवित बाले बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। ठीक है, तो आपका बी भी अंत में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा ही सही था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद से सहायता प्राप्त की थी। कौन सी पुस्तकों की जयशंकर प्रसाद ने सहायता प्राप्त की थी? इन पुस्तकों का यहाँ पे वर्णन था। आमुख यानी कि भूमिका। ठीक है, कामायनी को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो उनकी भूमिका की जगह दोस्तों आमुख लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिका की बेसिकली बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें किन किन पुस्तकों की उन्होंने जो वो सहायता ली थी, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 825 यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, मूल रूप से जो कामायनी की कथा है दोस्तों वो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। ठीक है, अगर मूल रूप से अगर से बात की जाए आपसे तो शतपथ ब्राह्मण, अगर आपके पास सिर्फ और कोई विकल्प ना हो तो आप शतपथ ब्राह्मण करेंगे। छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद में भी कामायनी का जिक्र मिल जाता है, परंतु अगर मूल रूप से बात की जाए तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन क्या है? ठीक है, आधे अधूरे नाटक के संबंध में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक के संबंध में। ठीक है, ये नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। ठीक है, तो सही बात है। अगला देखिए, श्री ओम शिवपुरी को ये समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। ओम शिवपुरी कौन थे दोस्तों? जिन्होंने इसका निर्देशन किया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न, इसके पात्र स्थितियां एवं मनस्थितियां यथापरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक समय में इस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, बन रही हैं उस तरह की परिस्थितियां, हमारा समाज जो है वो उस तरह का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा गलत हो जाएगा, परिस्थितियां बन रही हैं उस तरह की। ठीक है, अगला देखिए, आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। ठीक है,
तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आदि अधूरे जो आज के जीवन को एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, ठीक है, मूर्त रूप देता है, उसको सही में प्रस्तुत करता है, ठीक है, जो आज में जो सही में हो रहा है इस तरह का, ठीक है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके, तो गलत बात है, ठीक है। उसकी भाषा शैली जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको भाषा शैली भी उसकी उसी तरह से लगेगी, उसके अनुरूप ही आपको देखने को मिल जाएगी, जो परिस्थितियां नाटक में बनी है उसके अनुरूप ही भाषा शैली का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपका पहला विकल्प यानी कि ए बी और डी सही है, ए बी और डी, तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, उसमें उन्होंने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो कौन सी वो कहानियां हैं दोस्तों, ये आपको बताना था, ठीक है, कौन कौन सी कहानियां थी ये आप मुझे बताएंगे और आपको बताना भी था, ठीक है। तो यहाँ पे इंदुमती हिंदी की पहली कहानी माने, परंतु उन्होंने एक बात और भी कह दी थी कि अगर ये किसी का अनुवाद नहीं है तो ये हिंदी की पहली कहानी होने लायक है, ऐसा उन्होंने कह दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है हमारा 11 वर्ष का समय 1903 इसका प्रकाशन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही ये कहानी है। और उसके बाद दोस्तों आपका ई यानी कि दुलाई वाली बंग महिला 1907 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये मार्मिकता की दृष्टि से इन्होंने और भाव प्रधानता की दृष्टि से इन्हें पहली कहानियों की श्रेणी में रखा है, ठीक है, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी बात ये भी, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है ब्रह्म समाज के बारे में कथन नहीं है, उपयुक्त कथन नहीं है ब्रह्म समाज के बारे में, ये आपको बताना है, ठीक है। उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है ब्रह्म समाज के बारे में, ये आपको बताना था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कहाँ की थी, मुंबई में की थी, ठीक है। तो ये आपको बताना कि उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है इसके, उपयुक्त यानी कि गलत होगा वो, ठीक है। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विकल्प क्या सही जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ये विकल्प है दोस्तों वो सही है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्म समाज के अंतर वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी, ठीक है। क्योंकि अगर आर्य समाज की बात की जाए तो दोस्तों आर्य समाज का मानना था, ठीक है, कि हम अंग्रेजों से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो इनका ये कि एक मानना था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये उपयुक्त कथन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त की बात की जा रही है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे विकल्प पहला ए सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था, ठीक है। तो सही बात है दोस्तों, ये विरोधी था, ठीक है, ये विरोधी था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपका विकल्प क्या है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही था। उपयुक्त जहाँ पे नहीं है वो आपको बताना था, यानी कि जो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी, मैंने आपको यहाँ पे गलत बता दिया, ठीक है। ये समर्थक नहीं थी, उपनिवेशवाद को समर्थक नहीं थी ये। हाँ, ऐसा जरूर था कि ऐसे जो थे वो आपके जो दयानंद सरस्वती जी थे ये अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे कि हम अंग्रेजों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, ऐसा उनका मानना था, परंतु सामंतवाद और उपनिवेशवाद की ये समर्थक नहीं थे, ठीक है। तो उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है, आपका पहला नहीं था, ठीक है। ब्रह्म समाज जो था मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था, ठीक है। ये मूर्ति पूजा का विरोधी था ब्रह्म समाज। आप जब इसको पढ़ेंगे ब्रह्म समाज को तो आपको देखने को मिल जाएगा। छुआछूत का विरोधी था, सही बात है। जाति प्रथा का भी विरोधी था ये, ठीक है। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सही बात है। ब्रह्म समाज की, सॉरी यहाँ पे एक और बड़ी गलती होगी दोस्तों, ब्रह्म समाज जो था ये इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी दोस्तों, ये आपको पता ही है, ठीक है। दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक गलतियाँ हो गई हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में हम हड़बड़ाहट में कुछ और बोल देते हैं, ठीक है, परंतु हमें परीक्षा में इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। परीक्षा में अगर ये गलतियाँ हो गई तो फिर तो गए, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। परंतु यहाँ पे मैं इतने सारे प्रश्नों को बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई, ठीक है, तो ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में नहीं होती। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था।
दोस्तों ये तो गलत बात होगी, ठीक है। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन करता था और इसने ही पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय के वायसराय थे दोस्तों, ठीक है। 1835 ईस्वी के आसपास वो हुए हैं, ठीक है। 1828 में स्थापना होती है। तो राजा राम मोहन राय ने और उनके जो तत्कालीन आपके वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनके तत्वाधान में, ठीक है, पुनर्विवाह के लिए जो वो समर्थन किया था या उनसे मांग की थी, ठीक है। अगर यहाँ पे विकल्प की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही जाना चाहिए? उपयुक्त कथन कौन कौन से नहीं थे ये आपको बताने थे, ठीक है। तो आपका पहला उपयुक्त कथन नहीं था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डी उपयुक्त कथन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका ई उपयुक्त कथन नहीं है, क्योंकि ये समर्थक नहीं थे दोस्तों, ठीक है, समर्थक नहीं थे उपनिवेशवाद और सामंतवाद के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में नहीं होती है, 1828 में होती है, ठीक है। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, तो ये भी गलत बात है, मैंने आपको बता दिया कि करता था। और सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय की वायसराय थे, उनके माध्यम से ही पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए, यहाँ पे पुनर्विवाह की बात यानी कि विधवा पुनर्विवाह की बात, यहाँ पे विधवा भी होना चाहिए, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना इसके संबंध में, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न को बड़ी उलझन में ही पड़ गए थे हम लोग, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते करते बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गए थे। चलिए सॉल्व हो गया हमारा। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना था इसमें से, ठीक है, कि कौन कौन से क्या क्या है इनमें से, ठीक है। यहाँ हम विकल्पों को पूरा देख लेते हैं, ठीक है। इन विकल्पों को आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं अगले, देखिए अगले का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प है लोकरण, ठीक है। इसकी विधा यहाँ पे पूछी गई, एक तरफ आपकी रचना और दूसरी तरफ उसकी विधा पूछी गई है दोस्तों। तो लोकरण क्या है? तो लोकरण क्या है दोस्तों, ये आपको बताना था, ठीक है। तो आपका लोकरण यानी कि पहले का विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका दूसरा सही हो जाएगा? उपन्यास है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद जीवन परिधि दोस्तों, ठीक है। जीवन परिधि क्या है दोस्तों? जीवन परिधि क्या हो जाएगी आपकी? जीवन परिधि दोस्तों संस्मरण हो जाएगा, ठीक है। जीवन परिधि क्या हो जाएगा आपका? संस्मरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, जीवन परिधि संस्मरण नहीं है बल्कि कहानी संग्रह है, ठीक है। जीवन परिधि क्या है हमारा? कहानी संग्रह है दोस्तों, ठीक है। तो जीवन परिधि कहानी संग्रह है। उसके बाद देखिए दोस्तों चली फगुनहट बोरेयाम, ठीक है। तो ये क्या है? ये निबंध संग्रह है दोस्तों। और अगला है मेरे सुहृदय श्रद्धा, तो ये है दोस्तों संस्मरण आपका, ठीक है। ये क्या है आपका? संस्मरण है। तो आपको यहाँ पे विकल्प लोकऋण उपन्यास, तो पहले का दूसरा, ठीक है। यहाँ पे 2 बन रहे हैं, ठीक है। जीवन परिधि, जीवन परिधि कहानी संग्रह है दोस्तों, तो तीसरा, तो यहाँ पे आपका ये तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में, ठीक है, हिंदी काव्य धारा, ठीक है, हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है दोस्तों? तो सबसे बड़ा कवि राहुल सांकृत्यायन जी ने किसे माना है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो किसको माना था दोस्तों? स्वयंभू को माना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है पोंगी बनकर घूमना, ठीक है। पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या है? पागल, बौद्ध साधु, विक्रेता या क्लर्क? तो यहाँ पे दोस्तों बौद्ध साधु, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते थे दोस्तों कि घूमता कौन है? साधु घूमते, पागल भी नहीं घूमते हैं, विक्रेता भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं घूमते हैं, ठीक है। क्लर्क तो नहीं घूमते, ठीक है। पागल भी यहाँ पे आपका कट के जाता, क्लर्क भी कट जाता, विक्रेता भी यहाँ पे कट जाता आपका एक तरह से। क्यों? क्योंकि विक्रेता तो दुकानदार भी होते हैं जो एक जगह बैठ के दुकानदारी करते हैं, ठीक है। तो बौद्ध साधु यानी कि बौद्ध साधु घूमते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बौद्ध साधु आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते थे पोंगी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों। गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है? राय साहब, मिर्जा साहब, मिसेज खन्ना या सरोज?
तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प अंतिम सही है चौथा, सरोज दोस्तों, जो कि किसकी बहन थी, मालती की बहन थी दोस्तों, ठीक है। वो किसका विरोध करती है, जो भाषण दिया था दोस्तों मेहता ने, ठीक है, प्रोफेसर मेहता, ठीक है, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, उसका प्रतिवाद या विरोध करती हैं वो, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों, नीचे दिए गए कथन, ठीक है, दिए गए कथन है, इनमें से आपको सही और गलत बताने का कथन था, दूसरा भी दो कथन है, तो इनमें से क्या सही और क्या गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। 852, ठीक है, तो आपको इसका बताना था, ठीक है। था कि मैला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से, ठीक है, पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई, ठीक है। अगला देखिए, राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के लिए के गुलाम बनते जा रहे हैं, राजा भीरू और कायर होते जा रही है, ठीक है, प्रजा सॉरी भीरू और कायर होती जा रही है। ये संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचित्रा का है, ठीक है। तो ये आपको बताना था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो पहली बात है, ठीक है, वो पहला तो गलत हो गया आपका, मैलांचल वाला जो एक कथन था ये गलत हो गया, और दूसरा जो कथन है आपका ये सत्य है, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा में ये जो संवाद है ये सुचित्रा का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे विकल्प चौथा क्या है, पहला असत्य और दूसरा सत्य, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है दोस्तों आपका, ठीक है। पहला असत्य और दूसरा सत्य है। चलिए अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न था कि सूची 1 से सूची 2 को आपको सुमेलित करना था दोस्तों, ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित आपको करना था, इनमें से क्या करना था सुमेलित, ये आपको यहाँ पे बताए गए हैं आलोचक, और उनके तरफ दूसरी तरफ उनके ग्रंथ बताए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला, नंद दुलारी वाजपेयी, नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका पहले का यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है। उसके बाद दोस्तों श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन, ठीक है, श्याम सुंदर दास जी का साहित्य लोचन। उसके बाद दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सुकवि संकीर्तन हो जाता पहला, और नगेंद्र का दोस्तों विचार और अनुभूति, ठीक है, विचार और अनुभूति इनका हो जाता। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही है, पहले का दूसरा, एक का दूसरा, तो यहाँ पे 3 जगह है, ठीक है। उसके बाद श्याम सुंदर दास का चौथा, तो चौथा यहाँ पे बी में आ रहा है, ठीक है, और 3 में भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी सुकवि संकीर्तन, ठीक है, सी का पहला कहाँ पे है, तो दोस्तों सी का पहला यहाँ पे, और ये पहला विकल्प आपके यहाँ पे सही था, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न था, मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए, ठीक है। 809 क्वेश्चन आईडी है दोस्तों आपकी। तो इनमें से आपको सही जो थे वो उसका चयन करना था दोस्तों, ठीक है। आगे अब आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको विकल्प देता हूँ, ठीक है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथ का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मन गढ़ंत, ठीक है, मन गढ़ंत होना चाहिए यहाँ पे, मन गढ़ंत कथा के लिए किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए, ये पहला विकल्प सही जाना चाहिए, अरस्तु ने किया। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, ठीक है, भाव की प्रेरणा रहती है दोस्तों। तो ये भी कथन आपका क्या है, सही है। अगला देखिए, प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है, ठीक है, प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, ठीक है, प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, ठीक है, कलाकार के भावों का प्रेषण का माध्यम भी होता है। तो ये सही बात है, ठीक है। अगला देखिए, कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है। तो ये क्या कथन है दोस्तों, ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। ये दोनों ही स्वतंत्र हैं दोस्तों खुद से, ठीक है, प्रतीक भी और बिंब भी स्वतंत्र है, ना कि एक के आने से दूसरे का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प ए सही है, दूसरा बी सही है दोस्तों आपका, और उसके बाद डी सही है आपका, यानी कि प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि असाध्य बीना कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है, ठीक है, कि पहले कौन सा कथन आया उसके बाद कौन सा, ये आपको लगाना था पहले से बाद के क्रम में दोस्तों, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आपको इसका विशेष ध्यान देना था,
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। दूसरा देखिए, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। मुझे ओट दे ढंक ले छाले ओ शरणय। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी पहला सही जाना चाहिए। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। दोस्तों जब यहाँ पे राजन के पास, किसी राजा के पास ये जो केस कंबली है जब जाते हैं, ठीक है, तो उनसे वो बीणा बजाने के लिए कहा जाता है, उनके पास वो बीणा रख दी जाती है, तो वो कहते हैं कि राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, ठीक है, मैं इसको बजाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ। ठीक है, सिर्फ सीखने वाला हूँ, साधक हूँ। ठीक है, तो पहले तो यही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी आ जाएगा। उसके बाद किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ठीक है, अब केस कमली यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं उसको गोद में लेकर। ठीक है, तो सी के बाद आपका ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों पर बूंदों की पटपट, तो आपका ई विकल्प यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा अगला, मुझे ओट दे ढंक ले छाले ओ शरण है, उसके बाद आपका डी हो जाएगा। और उसके बाद आपका बी श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य स्वयं शून्य में। जब वो बजा रखते हैं, ठीक है, उसके बाद जब तालियां बजती है पूरी सभा में, ठीक है, तो वो कहता है कि उसकी तारीफ की जाती है, तो अब वो केस कंबली कहते हैं कि श्रेय नहीं मुझे कुछ मेरा इसमें, ठीक है, कि मुझे इसका श्रेय आप मत दीजिए, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं सिर्फ इसको बजाने के लिए स्वयं डूब गया था। ठीक है, यानी कि मैंने पूरी तन्मयता के साथ इसका वर्ण किया, तभी ये अपने आप ही बज उठी है। ठीक है, बीना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, और ये पहले से अंतिम के क्रम में थे, और आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाता। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को आपको सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को आपको सुमेलित करना है दोस्तों। अगला यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, उसको खंड है, तो आपको पता ही दोस्तों, 4 खंडों में रचित हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा थी, और इसको 1951 का सरस्वती सम्मान भी मिला था। ठीक है, पहला सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला खंड है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद तो दोस्तों आपका बसेरे से दूर। ठीक है, बसेरे से दूर, तो बसेरे से दूर तो आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो बसेरे से दूर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा खंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देखिए नीड़ का निर्माण फिर, तो तीसरा खंड हो जाएगा दोस्तों आपका। और उसके बाद दोस्तों 10 बार से सोपान तक की अंतिम खंड आपका हो जाता। तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं, सही हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक है, बसेरे से दूर ए का दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे तो गलत हो गया दोस्तों, बसेरे से दूर तो तीसरा भाग होना चाहिए, हमने तो चौथा कर दिया। ठीक है, ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे। ठीक है, ये क्या होगी हमसे, बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, बसेरे से दूर दोस्तों तीसरा भाग है। ठीक है, उसका बाद है दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर, तो ये दूसरा भाग है। ठीक है, दूसरा भाग था। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग था, और क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग था दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। ठीक है, बसेरे से दूर तीसरा भाग हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर, तो दोस्तों ये दूसरा भाग हो जाएगा, तो ये हमारा तीसरा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग हो जाएगा, और क्या भूलूं क्या याद करूं तीसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाता। ठीक है, अब सही कर दिया हमने, पहले थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। ठीक है, राम कुमार वर्मा के कौन से काव्य संग्रह है, ये आपको बताना था दोस्तों। ठीक है, तो कौन से थे ये आप मुझे बताएंगे, और आपने वहाँ पे क्या किए थे ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाता, अंजलि। ठीक है, 1930 इनका है। ठीक है, उसके बाद चित्ररेखा इनका है, और उसके बाद आपका अंतिम यानी कि एकलव्य भी इनका था। ठीक है, तो आपका विकल्प तीसरा सही हो जाता दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ एक प्रश्न गलत होंगे उन पे हम बातचीत कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत आसान सा प्रश्न एक पूछा गया था कि सौरसैनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, ठीक है, राजस्थानी हिंदी का, गुजराती का भी हुआ, परंतु पूर्वी हिंदी का नहीं हुआ था। दूसरा विकल्प आपका सही है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंग में कुल कितने दृश्य हैं।
तो दोस्तों 14 दृश्य थे, आपका पहला विकल्प सही हो जाता। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन आपको बताना था और कौन सा था ये आप बताएंगे। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। ठीक है, तो ये तो सही बात है, पहला आपका विकल्प सही हो जाएगा। आपको बहुत सारे आलोचकों के मतानुसार ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा, बच्चन सिंह नहीं, बच्चन जी यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था। बहुत सही बात है दोस्तों, जीवन की आपाधापी में, ये भी उनका शीर्षक एक आता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने क्या भूलूं क्या याद करूं करूं पढ़ी होगी तो आपको एक शीर्षक मिलेगा जीवन की आपाधापी में। ठीक है, ये भी सही है। अगला देखिए, श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम था जिसे वेदों के अनुसार राजा श्राप ने बसाया था। ठीक है, राजा श्राप ने बसाया था, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये आपका डी गलत, सॉरी सी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सही है, दूसरा आपका सही है, सी गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था। दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, हाँ ऐसा जरूर है कि राजेंद्र प्रसाद का जिक्र इस आत्मकथा में जरूर आता है, परंतु उन्होंने इस तरह का नहीं लिखा है। ठीक है, बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबायत उमर खयाम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, जब उनकी पहली पत्नी जो थी दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी, अगर जिसने पढ़ा होगा इस आत्मकथा को उनसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, नहीं तो उनको तो ये भैंस के आगे बीन बजाने का काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो रुबाइयाँ लिखा करते थे उमर खयाम की। ठीक है, मधुशाला का प्रकाशन हो रहा था उस टाइम। ठीक है, उनकी पत्नी जो वो बीमार रहा करती थी और अपनी पत्नी को सुनाया करते थे, उनकी पत्नी ने उनको इनक्रेज किया था इसके लिए। ठीक है, उनको उत्साहित किया था उनकी पत्नी जी ने। ठीक है, उनकी पत्नी ने उन्हें उत्साहित किया था कि आप लिख सकते हो, और उस तरह की जो रुबाइयाँ थी वो लिखा करते थे आपके हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, और उसके बाद कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, आपका अंतिम विकल्प यही सही है, तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो किन का उपयोग किया गया है ये आप मुझे बताएंगे। हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपके विकल्प पूरे नहीं आ रहे हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद विकल्पों को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम विकल्पों को देखेंगे। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ठीक है, आगे देखिए, जे तू अंखिया दे सामने निरैना ते बीबा मेरा दिल मोड़ दे। आगे देखिए, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कहा कहे भक्त कबीर। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इनसे कितना हमें देखने को मिल रहा है, कितनी सीख मिल रही है। यानी कि इसको देखिए, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए भक्त कबीर। दोस्तों दान देने से बोलता धन नहीं घटता है और बढ़ता है। ठीक है, चिड़ी की बात यहाँ पे समझा रही कि चिड़ी अगर नदी से नीर यानी कि पानी भर के ले जाती है चोंच में, तो नदी का जो वो नीर पानी है वो घट नहीं जाता। उसी तरह से दान देने से हमारा धन नहीं घटता है दोस्तों, ऐसा कबीर जी कह गए हैं, धन और बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बात की गई। अगला देखिए, जिन पावन भुई बहु फिरे घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होया आंगन भया विदेश। ठीक है, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी अच्छी है। आगे देखिए, नाम आरती सॉरी नाम अरबी नाम लाहौरी नाम हिंदी शहर नगौरी, नाम हिंदू तुर्क पिशौरी, नाम रहिदा बिच नादोन बिल्लाह बुल्लाह की जाने में कौन। ये आपने देख लिया। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन से विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, कि कौन कौन से इसमें आए हैं जिंदगी नामा में। ठीक है, वाक्यांश या कवितांश। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख लेते हैं, आपका बी तो आया ही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए भक्त कबीर। तो सही बात है दोस्तों। ठीक है, ये भी आया है। अब्बल अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो ये तो आया है दोस्तों।
ठीक है। उसके बाद कौन आया है दोस्तों, उसके बाद सी आया है दोस्तों, चिड़ी चोंच भर लगी नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कहा गए भक्त कबीर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ई आया है, ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी ना मैं हिंदी शहर नगौरी ना मैं हिंदू तुर्क पिशौरी ना मैं रहदा बिच नादौन। ठीक है। बुल्हा किया जाने में कौन। ठीक है। तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है दोस्तों। चलिए अगला देखिए दोस्तों, शेख रेख जीवनी भाग्य में किन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख आया है। तो किन किन के नामों का उल्लेख आया है ये आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं, रोजा लक्समबर्ग है, ठीक है, नीत्शे हैं, त्रास्टकी हैं, ठीक है, और उसके बाद देकार्त है। तो किस किस का आया है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का भी आया है, ठीक है, उसके बाद नीत्शे का भी आया है और उसके बाद त्रास्टकी का भी आया है। ठीक है। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल पाए सु कैसे कल पाए है। ठीक है। मैं कौन सा अलंकार है दोस्तों ये आपको बताना है। तो ये बहुत आसान था और ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, एक बार पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था। क्या कहा मैंने, एक बार ये पहले भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आपको इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है। इस तरह के जो होते हैं प्रश्न दोस्तों वो बनते रहते। तो यहाँ पे यमक अलंकार है दोस्तों, कल पाए। ठीक है। यहाँ पे कल पाए एक शब्द आ गया। ठीक है। और यहाँ पे इसको अलग अलग करके रख दे, कल और पाए। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों शब्द जो है दोस्तों इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे तो यमक अलंकार हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप। ठीक है। काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में ये कथन किस आचार्य का है। तो दोस्तों ये मम्मट का है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, नव जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना था या कीजिए, ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपसे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही हो जाते ये आपने मुझे बताना था। ठीक है। यहाँ पे आपके यहाँ पे कौन से विकल्प जो वो सही होने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने विकल्पों को। प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना, कलकत्ता मुंबई मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की संभावना स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप। ठीक है। तो ये तो पहले ही आ जाएगा दोस्तों, सी पहले आ जाएगा। 1835 में मैकाले का ये प्रारूप हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। 1835 में। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के तिलक को देश निकाले की सजा, बंग भंग। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आपका बी आ जाएगा, कलकत्ता मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, ये भी सही बात है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ई आ जाएगा, बंग भंग 1905 में होता है। ठीक है। तिलक को देश निकाले की सजा दी जाती है। तो इस तरह से बनेगा आपका ये। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। घटना यहाँ पे बताई गई थी और ये सी विकल्प सही है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त वाक्यांश नहीं है, ये आपको बताना था। अखंड सुहागिनी, आत्मदीप्त चांदनी, सुनहली दामिनी, कुलहीन प्रवाहिनी। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। ठीक है। तो आपका एक विकल्प पहला सही जाता, अखंड सुहागिनी आएगा इसके बाद। ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या था, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था दोस्तों आपको। ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को क्या करना था, सुमेलित करना था। तो आपको यहाँ पे इसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि हमें जो पूरे हैं ये दिख जाएँ, क्या दिख जाएँ, पूरे के पूरे विकल्प हमें दिख जाएँ दोस्तों। ठीक है। विकल्प हमें पूरे के पूरे दिख जाएँ। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम। विवस्ता की से अपनी काहूँ जननी, क्यों ना बनूं बहु कातरा। ठीक है। ये किसकी पंक्ति हैं दोस्तों, ये आपकी आ गई हैं प्रिय प्रभास से। कहाँ से आई हैं दोस्तों, ये प्रिय प्रभास से आई हैं पंक्तियाँ। ठीक है। अगला देखिए, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। ठीक है। तो ये कहाँ से आ गई हैं दोस्तों, ये आपकी प्रथम रश्मि से आ गई हैं दोस्तों। ठीक है। प्रथम रश्मि से आ गई है। अगला देखिए दोस्तों, धंसो इनमें डर नहीं है मौत का ये घर नहीं है। ठीक है। धंसो इनमें डर नहीं है मौत का ये घर नहीं है। तो ये कहाँ से आई हैं दोस्तों पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ दोस्तों सतपुड़ा के जंगल से आई है। ठीक है। अगला देखिए, नींद जल का स्रोत है छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है। तो ये दोस्तों उर्वशी से आई हैं पंक्तियाँ। ठीक है। तो आपका अंतिम विकल्प आपका सही है यहाँ पे, चौथा विकल्प यानी कि। ठीक है। सही मिलान करने पर।
चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। ठीक है, ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं, ये आपने मुझे बताने कि कौन कौन से कथन जो वो उपयुक्त होंगे। ठीक है, हामिद को अपनी अब्बाजान एवं अम्मीजान के न होने का बहुत दुख है। ठीक है, तो ये तो गलत बात होगी दोस्तों। गलत क्यों है? क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है अभी कि उसके माँ बाप जो वो मर गए हैं। उसको तो ये है कि उसके मम्मी पापा जो वो भगवान के पास कमाने के लिए गए हैं। ठीक है, जब आप ईदगाह को पढ़ेंगे तो उसकी मनस्थिति को देखना आप। ठीक है, उसको पता ही नहीं है हामिद को कि उसकी अम्मी जान और अब्बा जान अभी जिंदा नहीं है, यानी कि वो मर गए हैं। ठीक है, उसको तो ये है कि उसके माँ बाप जो हैं वो कहाँ गए हैं, वो भगवान के पास गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, बहुत सारा पैसा लेके आएंगे वो। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला हमारा। ठीक है, अगला देखिए, महमूद ने सिपाही खरीदा, तो सही बात है दोस्तों, उसने सिपाही खरीदा था। अगला देखिए दोस्तों, नूरे को भिश्ती पसंद आया, तो ये तो गलत है, नूरे को भिश्ती नहीं पसंद आता है। समी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है, सही बात है। जब हामिद का चिमटा जो है वो अपनी योग्यता प्रदर्शित कर देता है, ठीक है, अपनी धाक जमा लेता है, ठीक है, तो जो उसके दोस्त से वो चिमटे को लेना चाहते थे, ठीक है, तो समी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता, तो सत्य बात है ये। ठीक है, बच्चे हामिद ने बूढ़ी हामिद का पार्ट खेला था और जो बूढ़ी अमीना थी वो बालिका मीना बन गई। ठीक है, इस तरह का कथन है, तो ये सही बात है, ये भी आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके विकल्प कौन कौन सही हो रहा है दोस्तों? आपका यहाँ पे विकल्प बी सही हो रहा है, डी सही हो रहा है, ई सही हो रहा है, तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न दोस्तों ये है कि संतति धरती धन्य अपना के पात्र। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एक तरफ उनकी संतानें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी माताएं दी गई, उनके साथ आपको मिलान करना था इसका भाई साहब। ठीक है, तो आपको इसका मिलान करना था। ठीक है, तो आपको मिलान करना था, आप विकल्प यहाँ पे पूरे रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या सही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लच्छो, ठीक है, लच्छो की बात की जाए तो ये प्रीतो के पुत्र हैं। ठीक है, लच्छो प्रीतो, प्रीतो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला का जीतू है दोस्तों। ठीक है, तो जीतू का क्या हो जाएगा दोस्तों? जीतू का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, जीतू का तीसरा नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम विशेष ध्यान से ले लेते हैं। 833 यहाँ पे ये प्रश्न संख्या है और यहाँ पे विकल्प पूरे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहले का तीसरा हो जाता, ठीक है, प्रीतो, क्या हो जाता दोस्तों? प्रीतो हो जाता। ठीक है, और उसके बाद अगर जीतू की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे चौथा हो जाता निहाली। ठीक है, ज्ञानों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला हो जाता जस्सो। ठीक है, उसके बाद दलीपा है और ये हुक्मा हो जाता। ठीक है, हुक्मा, तो यहाँ पे ये विकल्प सही थे और दूसरा विकल्प यहाँ पे सही बन रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? ये कथन परिंदे के किस पात्र का है दोस्तों? ये परिंदे कहानी जो है, ये परिंदे कहानी के, ठीक है, निर्मल वर्मा जी की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, नई कहानी भी इसको माना जाता है और डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे हिंदी की पहली नई कहानी माना था। ठीक है, 1860 इसका, सॉरी 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ से पूछा गया और आपके नेट के सिलेबस में भी थी ये। ठीक है, तो कथन किसका था ये आपको बताना था। तो दोस्तों ये जो कथन था दोस्तों ये डॉक्टर मुखर्जी का था। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी का था। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न जो वो दोस्तों कथन और तर्क से संबंधित यहाँ पे एक आ गया है। ठीक है, कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न हमारे यहाँ पे आ गया है दोस्तों, तो इसको हल करते हैं दोस्तों। थोड़ा समय तो लग रहा है, ठीक है, परंतु आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके बहुत से प्रश्न यहाँ पे ठीक भी हो रहे होंगे। ठीक है, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया पहला ही। अगला देखिए, साप भरा तन प्रजातंत्र, ये काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। ठीक है, ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है तो क्या हो जाएगा सही दोस्तों? आपका यहाँ पे दोनों असत्य, तो आपका दूसरा विकल्प सही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों असत्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन कि भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? तो दोस्तों ये किसान के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, पहला विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन क्या है ये आपको बताना था। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म
कब होता है? 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, अगला देखिए, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में इनकी अच्छी गति थी। ठीक है, ये तो सही बात है दोस्तों। ठीक है, इनकी अच्छी गति थी, इसमें पहला आपका विकल्प गलत था दोस्तों। ठीक है, पहला विकल्प आपका गलत है। अगला देखिए, इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने किया था। अगला देखिए, दांत भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। ठीक है, तो ये तो सही बात है दोस्तों, इन्होंने लिखे हैं। कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, कलि प्रभात, गोसंकट आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ये भी सही बात है दोस्तों। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही जाएगा? बी, डी और ई, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? दोस्तों सबको ही पता है, वो चूल्हा बनाने के लिए करना चाहती थी, परंतु वो चूल्हा तो बनाना तो सिर्फ एक क्या था, एक बात थी, सिर्फ वो एक छोटी सी बात थी। ठीक है, एक सबक सिखाने के लिए वो चूल्हा बनाना चाहती, परंतु उसको मिट्टी ले जाने का मकसद उसका राजा जो था या सामंत जो था उसको क्या करना था, सीख देना था। ठीक है, यही था, चूल्हा बनाना तो एक बहाना था, परंतु ये अगर कहानी में आया है तो प्रश्न तो बन सकता था इधर से, और बना है। ठीक है, तो चूल्हा बनाने के लिए। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन हैं। कुबेरनाथ राय की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। ठीक है, कुबेरनाथ राय। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प है दोस्तों, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है दोस्तों, सही बात है। अगला देखिए, कुबेरनाथ राय ललित निबंधों को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते, तो गलत है ये। अगला देखिए, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। ठीक है, तो ये सही है। अगला देखिए, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं, इनके बौद्धिक कर्म कहते हैं या मानते हैं। तो ये आपका विकल्प क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? ये भी ठीक हो जाना चाहिए। अगला देखिए, कुबेरनाथ राय ललित निबंधों को एक पराश्रित विधा मानते हैं, पराश्रित यानी कि दूसरे के गुलाम, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आपका पहला विकल्प सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए, सी, डी। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, राम की शक्ति पूजा कविता किन पंक्तियों उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो आजकल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है आमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो आपका यहाँ पे ये पहला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों केवल जलती मशाल, इसके बाद ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों? आपका विकल्प जो चौथा है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी बन रही होगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी मुझे लग रहा है कि बन गई होगी, परंतु आपको सॉल्व तो करना है। ठीक है, अगली बार के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, अगला देखिए, ल्योतार उत्तर आधुनिकता के संबंध में प्रमुख कथन है दोस्तों, उपयुक्त कथन क्या ही आपको बताना है। ठीक है, ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, उत्तराधुनिकतावादी जो ये चिंतन था इसका प्रारंभ माना जाता है, तो ये विकल्प आपका पहला सही है, माना जाता है। 19वीं शताब्दी को उत्तराधुनिकता का समय माना जाता है। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों, इसको नहीं माना जाता, बल्कि 21वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी को माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तराधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा यानी कि सी विकल्प आपका सही। अगला देखिए, टी.एस. एलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तराधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की, तो ये विकल्प भी सही है। तो आपका चौथा ही विकल्प यहाँ पे सही है दोस्तों। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, भारत खंडामृत और आबे हयात।
ठीक है। आवे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला था दोस्तों? ठीक है, ये पत्र किसने निकाला था, ये आपसे पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये पंडित वंशीधर ने निकाला था। ठीक है, किसने निकाला था? पंडित वंशीधर ने निकाला था। चलिए अगला देखिए दोस्तों, प्रेमचंद घर में, ठीक है, प्रेमचंद घर में ये किसकी जीवनी है दोस्तों? प्रेमचंद की जीवनी है, उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखी थी। ठीक है, प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों की खर्च उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? तो कौन सी के लिए जो पत्र थे उनके लिए बनाते हैं? तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो किसके लिए बनाते थे दोस्तों? यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जागरण और हंस। दोस्तों यहाँ पे आप मुझे बताइए, ठीक है, जमाना और हंस नहीं हो सकता, क्योंकि जमाना का संपादन स्वतंत्र रूप से नहीं किया है प्रेमचंद ने। जागरण और जमाना नहीं किया, माधुरी और चांद का संपादन ही नहीं किया। जागरण और हंस का संपादन प्रेमचंद कर रहे थे 1928 से 1936 के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जागरण और हंस आप बिल्कुल आंखें बंद करके भी आ जाते तो आपका उत्तर सही हो जाता। थोड़ा सा अगर दिमाग घुमाया होता आपने तो आपका विकल्प सही हो जाता यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग घुमाने होते हैं दोस्तों, तभी नेट जैसी परीक्षाओं में आप प्रश्नों को ठीक कर पाएंगे, परंतु नहीं तो नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार, आपको पता ही है। इस बार क्या, इससे पहले भी अंदर से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, रुकते हैं फिर। चलिए दोस्तों हम अगला देख लेते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां कौन सी हैं? ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी पंक्तियां हैं ये आपको ये बताना था। अब रीति काल के अन्य कवि भी हुए, रीति सिद्ध, रीति मुक्त भी हुए, तो उनकी नहीं बतानी, सिर्फ रीतिबद्ध की आपसे पूछी गई है, तो वो आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे। ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी थी दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बना है। ठीक है, देखिए, भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमति सबकाई, तो पहले विकल्प सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मिली जाने तासो मिली के जानावे हेत, हित को ना जाने अहितो हितु विषय, तो ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपकी आंखिन में अलसानी चितौनी में मंजू बिसलान की सरसाई, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ अंखियाँ मधु की मखियाँ बही मेरी, तो ये भी सही है। तो आपके यहाँ पे विकल्प चौथा सही हो जाता। ठीक है, बाकी छोड़िए, जो सही सही विकल्प है मैं उसको ही बताता हूँ, नहीं तो बड़ी बन जाएगी ये वीडियो। ठीक है, वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी। अगला देखिए, प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है। दोस्तों प्रेमचंद घर से कितने प्रश्न बनेंगे? ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि इनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, तो आपको विशेष ध्यान देना है इनके संबंध में। ठीक है, अगला देखिए, प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीवनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। दोस्तों गलत है यहाँ पे, जीवनीपुर गांव नहीं तो दोस्तों लमही गांव में हुआ था, तो यहाँ पे जीवनी आ गया, तो यहीं से गलत हो गया। बाकी जन्म वर्ष तो चलो सही है और तिथियाँ सही है। अगला देखिए, शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। ठीक है, तो ये सही बात है दोस्तों। शिवरानी देवी कौमुदी नाम से उनका कहानी संग्रह है दोस्तों, 1937 का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, कौमुदी नाम से, तो उनमें से साहस जो चांद में छपी थी, ठीक है, इनकी कहानी, और ये मुंशी प्रेमचंद जी से छुपके से उन्होंने छापी थी ये कहानी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए, साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद 1932 में पहली बार बम्बई गए। ठीक है, तो ये गलत बात है, बम्बई उनसे पहले भी गए थे वो। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री के एक शास्त्री पर एक शास्त्रीय महाशय ने केस दायर किया। दोस्तों ये सही बात है, कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अंतिम विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये नाटक की शर्त में समकालीन नाटक है कि ये किसी भी समय के अन्याय अनाचार भ्रष्टाचार विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। ये प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से कुछ भी कहा गया है, उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? ठीक है, तो ये किस आलोचक का कथन है दोस्तों? अंधेर नगरी के संबंध में ये आपसे पूछा गया था, और प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी संभावना भी रहती है दोस्तों। ये सत्यप्रकाश मिश्र का है। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं, मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है, और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। ठीक है, मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में कथन किस साहित्यकार का है दोस्तों?
ठीक है, मुक्तिबोध के संबंध में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये किस साहित्यकार का हो सकता है दोस्तों? ये श्रीकांत वर्मा जी का है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है। उपयुक्त तथ्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से उपयुक्त तथ्य होंगे ये आप मुझे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या से जाएगा? अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी दोस्तों। 351 के नहीं, 344 के अनुसार है। ठीक है, गलत हो गया। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ, तो ये सही बात है। अगला देखिए, 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग सभा हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री गोपालचारी थे। ठीक है, श्री गोपालचारी थे, तो ये भी गलत है दोस्तों, समय वो अध्यक्ष नहीं थे। विविध प्रकार के राज्य के कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है, सही बात है ये। ठीक है, ये सही बात है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया था, तो और आदेश भी ये आयोग बना भी था। सही बात है, तो आपका पहला विकल्प यहाँ पे सही है दोस्तों। ठीक है, वी डी और ई सही हो जाएंगे यहाँ पे आपके। चलिए अगला देखिए दोस्तों, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बात के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, FE के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आ जाना चाहिए सबसे पहले? तो दोस्तों सबसे पहले आपका आ जाएगा सी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो सी तो 3 जगह है भाई साहब। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? FEK के अनुसार हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी आ जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, तो डी भी तीनों जगह ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आएगा हमारा। तो आगे आ जाएगा हमारा दोस्तों ए आ जाएगा आगे हमारा, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डी के बाद ए यहाँ पे है, तो चौथे में है दोस्तों। उसके बाद बी आ जाएगा शिवदान सिंह चौहान का हिंदी की 80 वर्ष 1954, और उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दोस्तों 1965। ठीक है, ये द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों 1888 आ जाएगा। ठीक है, FEK की हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1937 आ जाएगा। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान के हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954 आ जाएगा, और गणपति चंद्रगुप्त के हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास 1965 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्री को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को, किसको? पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को। ये आपके विकल्प भी मैं आपको यहीं पे रख रहा हूँ साथ साथ ही, ताकि आपको किसी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों लोनजाइन्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कौन आएगा सबसे पहले? लोनजाइन्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा दोस्तों? लोनजाइन्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लोनजाइन्स के बाद दोस्तों, लोनजाइन्स के बाद तो ड्राइडन आ जाएगा। ठीक है, पहले लोनजाइन्स आ जाएगा, उसके बाद ड्राइडन आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका IA रिचर्ड आ जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों इलियट आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका अंतिम विकल्प सही है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही विपश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाती हैं। ये कथन किसका दोस्तों? ये कथन आपका हंटर का हो जाएगा, और ये कथन रिपीट हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। अगला देखिए, कुमारपाल प्रतिबोधिनी में से किस जैन कवि की रचना? बहुत आसान सा प्रश्न था, परंतु कठिन भी था। कठिन क्यों था? एक कुमारपाल चरित्र एक रचना है इसी से संबंधित, जहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोमप्रभ सूरी की दोस्तों मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो में कि सोमप्रभ सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध, और कुमारपाल चरित्र किसकी है? हेमचंद्र की। तो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, ये दो कविता रचनाएं और भी कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, और यहाँ से हर बार प्रश्न बनता ही बनता है दोस्तों, ध्यान देना इन रचनाओं को आपको। चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, उनमें से एक आपको सही और एक गलत होगा, वो आपको बताना कि कौन सही है और कौन गलत है दोस्तों। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में, ठीक है, केवल 5 मील का अंतर था, या 5 किलोमीटर का। ठीक है, तो सही है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोहलू है। ये कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकार नाथ का है। ठीक है,
तो ये तो सत्य है दोस्तों, परंतु ये सत्य नहीं है, ये गलत है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। कथन क सत्य है, कथन दो गलत है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से किसी सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथनों का आपको चयन करना था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, सही कथन का आपको चयन करना था कि इनमें से क्या कथन सही और क्या गलत है। ठीक है, जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। तो ये तो विकल्प आपका सही हो जाता दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का, ठीक है, नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है या कहलाता या कहलाता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो रीति कहलाता है। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों, सॉरी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शोभा गुण नहीं, वो अलंकार मानती है दोस्तों इनको। ठीक है, कि दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म या गुण होते हैं, ठीक है, धर्म या गुण होते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं, ऐसा दंडी का कहना था, ना कि गुण। ठीक है, अगला देखिए, बामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है दोस्तों। सही बात है। भटनायक के अनुसार विभावादि और विभाव स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य संयोग रस की अभिव्यक्ति हुई। गलत है दोस्तों ये। ठीक है, क्या है ये, गलत है दोस्तों। देखो दोस्तों, बामन ने जो मुख्य अलंकार या प्रधान अलंकार माना है वो वक्रोक्ति माना, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बहुत कम लोग ये जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किसी हमेशा हमने प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र का है दोस्तों। ठीक है, बकरी जो नाटक था उपयुक्त संवाद किसका है, तो दोस्तों ये दुर्जन सिंह का है दोस्तों। ठीक है, दुर्जन सिंह का था दोस्तों ये। चलिए अगला देखिए दोस्तों, साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। साधारणीकरण के संबंध में दोस्तों आपसे पूछा गया कि किसके कौन से कथन हैं। ठीक है, तो साधारणीकरण के संबंध में यहाँ से आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, साधारणीकरण के संबंध में। ठीक है, अगला देखिए, विकल्प देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य नाटकगत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प पहला गलत हो जाएगा। देखिए, भटनाय के अनुसार काव्य और नाटक में अविधा व्यापार के उपरांत भाव तत्व और, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जवान फिसल रही है मेरी। ठीक है, भावक तत्व, ठीक है, भावक तत्व और व्यापार के द्वारा विभाव अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है, तो ये सही है दोस्तों। अगला देखिए, अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र विशेष व्यक्ति विशेष से रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला देखिए, चार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रितव धर्म के साथ तारतम्य होता है, परिणामतः अलंबन धर्म का सामान्यीकरण हो जाता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। सही है दोस्तों, चार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और अंतिम भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प दूसरा सही है यहाँ पे। अगला देखिए, मुरधैया में तुलसीराम जी के चाचा जो है, ठीक है, मुरधैया आत्मकथा के लेखक है तुलसीराम, मुनीश्वर और नगर उत्तर प्रदेश में प्रचलित के पंथ के धर्म गुरु थे दोस्तों, शिव नारायणी पंथ के। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उर्वशी के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, उर्वशी के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सहजन्य है एक तो, ठीक है, दूसरा आपका चित्रलेखा है, और तीसरा दोस्तों आपका निपुणिका है। ठीक है, निपुणिका, सहजन्य, ठीक है, और ये चित्रलेखा, ये तीन आपके पात्र हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 को आपको सुमेलित करना था दोस्तों। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। एक तरफ उनके जो कहेंगे हम पत्रिका है, दूसरी तरफ उसके प्रकाशन स्थान है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है। ठीक है, शतादर्श दिल्ली से प्रकाशित होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, सज्जन कीर्ति सुधार, तो ये उदयपुर से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सदाचार मार्तंड, तो सदाचार मार्तंड जो दोस्तों ये होता था आपका जयपुर से, और आर्य दर्पण दोस्तों ये होता था आपका शाहजहांपुर से। ठीक है, थोड़े से प्रश्न हमारे बचते हैं दोस्तों। कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी
कली ककोही जनी छेड़ में बाजंत्री शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, इसमें बाजंत्री शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या अर्थ है दोस्तों? उसका वीणा है दोस्तों। बाजंत्री का अर्थ क्या है दोस्तों? वीणा है दोस्तों। ठीक है, क्या अर्थ है दोस्तों बाजंत्री का? वीणा। अगला देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता के चित्त पर तीव्र प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है दोस्तों? ठीक है, तो किस परिस्थिति का जिक्र इन्होंने नहीं किया है ये आपको बताना था और आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो सांस्कृतिक परिस्थिति का चित्रण नहीं किया, सांप्रदायिक सामाजिक और राजनीति का किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अंधयुग नाटक के संबंध में सत्य कथन, ठीक है, कौन से हैं या सत्य कथन हैं, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अंधायुग के संबंध में तो ये आपको बताना था कि इसमें से कौन सा सत्य है दोस्तों। यहाँ पे जल्दी जल्दी बोलते बोलते शाम का बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गले में दर्द भी हो गया है। ठीक है, धर्मवीर भारती के अनुसार ये काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया है, ये सत्य है दोस्तों। अगला, ये नाटक 7 अंकों में विभाजित है, ये गलत है। ठीक है, ये दृश्य में विभाजित है। अगला देखिए, इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में, ठीक है, प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक क्षण तक का वर्णन, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, बिल्कुल सही बात है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप, ये गलत है दोस्तों। पशु का उदय है नाम उसका। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या सही जाता है यहाँ पे? चौथा विकल्प सही जाता है आपका। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से आपको सही और गलत क्या है वो बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कि आगे की त्रिशंकु आत्मनिपद अध्ययन और संबंध सर आदि पुस्तक में उनका आलोचना परक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अगला इसको देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा है दोस्तों मुक्तिबोध की कृति एक साहित्य की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ। ठीक है, तो दोनों असत्य हैं दोस्तों ये। ठीक है, दोनों क्या है? असत्य हैं। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। कहन श्याम संदेश में एक तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियां अष्टछाप के किस कवि की हैं दोस्तों ये? ठीक है, अष्टछाप के किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों नंददास की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? नंददास की हैं दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद जो वो हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? तो वजीराबाद स्टेशन से निकलने के बाद। ठीक है, अगला देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी दोस्तों? कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में बोहला पांडे, यहाँ पे पांडे लिखेगा, पांडे की गले की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी कार्यकर्ता के नाम का सही युग्म है। ठीक है, सही युग्म क्या है ये आपको बताना उनके कार्यकर्ता का। ठीक है दोस्तों, तो ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। ठीक है, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी सही जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे दोस्तों? कौन से कार्यक्रम में गए थे? तो ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों कौन से कार्यक्रम में गए थे? ये संगीत के कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों ये? ठीक है, ये जो कथन है ये किसका है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कथन है प्रोफेसर गिलबर्ट मरे का। ठीक है, अनुकरण के संबंध में। ठीक है, अरस्तु के अनुकरण के संबंध में है ये। अगला देखिए, जो धर्म अपने से हीन पाप में ही गड़े रहते हैं वे माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जाकर नरकों में पड़े रहते हैं। इस गद्य खंड खड़ी बोली किस प्रारंभिक गद्यकार का है दोस्तों? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वहां पे ये कथन देखने को मिल गया होगा दोस्तों, सदल मिश्र का है ये। ठीक है, अगला देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? तो बहुत आसान सा था, गौंड जनजाति का। ठीक है, अगला देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था दोस्तों। ठीक है, तो पहले से बाद के क्रम में परीक्षा गुरु के जो प्रकरण थे उनको लगाना था और कौन कौन से
थे ये, आपको इसको सही तरीके से करना था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले आ जाएगा आपका अकाल में अधिक मास। ठीक है, अधिक मास, अकाल में अधिक मास पहला ई आ जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, अकाल में अधिक मास। ठीक है, क्या जाएगा आपका अकाल में अधिक मास। उसके बाद दोस्तों सब में हाँ। ठीक है, बी आ जाता सब में हाँ। उसके बाद दोस्तों सुख दुख आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों बिगाड़ का मूल विवाद आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा साहसी पुरुष आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प आपका दूसरा सही था। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। पिता कहानी के पिता ने, ठीक है, पिता कहानी के जो पात्र पिता हैं, पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए थे भाई। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो दोस्तों रामायण और गीता, चौथा विकल्प आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों, आत्म चेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्म चेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। ये कथन की साहित्य इतिहासकार का है। ठीक है, इतिहासकार का है, ये आपको बताना था दोस्तों। तो कौन से साहित्य इतिहासकार का था ये आप मुझे बताएंगे, और आपने क्या किया था वो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है दोस्तों। ठीक है, चैनल पे नए हो दोस्तों तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह से और भी वीडियो मिलती रहेंगी, और जून 2024 की तैयारियां भी करवाई जा रही हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। अगला देखिए, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है। ठीक है, किस पाश्चात्य चिंतक का ये कथन है, तो ये आपको बताना, तो IA रिचर्ड का है दोस्तों। ठीक है, कल्पना के संबंध में। अगला देखिए दोस्तों, ये संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। ये कथन किस रचना से उद्धृत है दोस्तों। ठीक है, किस रचना से ये उद्धृत कथन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये शिव मूर्ति से उद्धृत है, जो कि उपन्यास है। किसका बताएंगे आप मुझे कि किसका उपन्यास है शिव मूर्ति। ठीक है, अगला देखिए, शिव मूर्ति उपन्यास नहीं है दोस्तों। शिव मूर्ति क्या है, शिव मूर्ति तो लेखक का नाम है। शिव मूर्ति जो है ये निबंध है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या था, कथन एक और कहानी था यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ कथन थे कहानी के और दूसरी तरफ कहानी थी, तो इनको सुमेलित करना था आपको दोस्तों। ठीक है, क्या करना था आपको सुमेलित करना था दोस्तों। आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही होता, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे सही हो जाते हैं। कल तक जो खद्दर बिना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते हुए कांग्रेस के भक्त बन गए दोस्तों। ये राही कहानी से उद्धृत है। ठीक है, अगला देखिए, ऐसी खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। दोस्तों ये कोसी का कटवार से संबंधित है। अगला देखिए, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत तो जानबूझ करना, भूल पाना, हमेशा जों की तरफ से चिपटे रहना ये भी गलत है। दोस्तों ये परिंदे कहानी से उद्धृत है। और दोस्तों अगला, लोक अपने यहाँ लौकिक बातें कब तक होगे देगा, ठीक है, होने देगा तब भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब तक संभव है, कि कानों में कंगना से उद्धृत है। ठीक है, आप इनको लगा लीजिए सही तरीके से। चलो मैं ही लगा देता हूँ। ठीक है, कल तक जो खद्दर पहनते थे, चौथा हो जाएगा यहाँ पे, एक का चौथा यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही खाते पीते तो दूसरे का एक हो जाएगा, दूसरे का एक भी दो जगह है दोस्तों। ठीक है, किसी चीज़ को जानना यदि गलत है तो परिंदी हो जाएगा। ठीक है, सी का दो हो जाएगा, तो सी का दो भी दो जगह है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाता, यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे भी दो सूचियाँ हैं और इनको सुमेलित करना था दोस्तों आपको। ठीक है, इनको भी सुमेलित करना है आपको। एक तरफ काव्य शास्त्री हैं और दूसरी तरफ उनके जो वो ग्रंथ हैं दोस्तों, तो इनको सुमेलित कीजिए आप। ठीक है, तो बेन दे तो क्रोचे हो गए, यहाँ पे बेन डेट लिखा गया है, बेन दे तो क्रोचे है। ठीक है, तो बेन दे तो क्रोचे का क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकी जो रचना है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैथ्यू अर्नल्ड है दोस्तों। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की जो रचना है दोस्तों वो क्या हो जाएगी आपकी, मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना पहली हो जाएगी स्टडी ऑफ पोइट्री। ठीक है, उसके बाद हॉरेस की दोस्तों चौथी हो जाएगी द आर्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, IA रिचर्ड की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है,
तो चलिए आपका विकल्प यहाँ पे चौथा सही था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। बहुत समय लग गया हमारे इस तरह से प्रश्न करते, क्योंकि समय तो लगेगा ही दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, आगरा बाजार नाटक में आई नज़म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था, ठीक है। आगरा बाजार में आई पंक्तियों को जो वो पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना था दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्या हो सकती थी ये आपको लगाना है, ठीक है। पहले दोस्तों आ जाएगा आपका डी दोस्तों, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर है पड़ी आन के रोजी की मुश्किलात, ठीक है। उसके बाद सी आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो आपका विकल्प है वो डी सही है, चौथा सही है, यानी कि उसके बाद सी आ जाएगा। होता है बागबाओं से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह ना लूटे और ना उजड़े आ, ठीक है। उसके बाद ए आ जाएगा दोस्तों। ए है दोस्तों, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज है जानते, ठीक है। उसके बाद बी आ जाएगा। रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जानत ना हो, जतन ना सोरी मैले की सैर खवाई से बागों चमन ना हो। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ई हो जाता है दोस्तों। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के रास्ते, सॉरी रोटी के वास्ते, अंतिम विकल्प सही है आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न कि भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित दोस्तों, ठीक है, कौन से कथन उपयुक्त हैं ये आपको बताना था, ठीक है। तो कौन कौन से उपयुक्त हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इस नाटक में 5वें अंक का जो स्थान है वो किताब खाना, ठीक है, सही बात है। पहला विकल्प आपका क्या हो जाता, यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही हो जाता। अगला देखिए, नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, ठीक है। सत्यानाश फौजदार का जो प्रवेश है वो दूसरे अंक में होता है, तो गलत बात है। अगला देखिए दोस्तों, अपरस्य सोलहा छून रची भोजन प्रीति छुड़ाई, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है, ठीक है, सही है। अगला देखिए, इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ, ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे संबंध की बात की गई है दोस्तों, ना कि ईस्वी की दोस्तों। यहाँ से आप 1933 स्थापना अगर घटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कितने आपके बचेंगे वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके 13 बन गए, ठीक है। 13 से 7 चले गए तो कितने बच गए दोस्तों आपके, 13 से 7 जब चले गए तो दोस्तों आपके कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। 13 से 7 चले गए तो कितने बच गए आपके, 6 बच गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा आपका दोस्तों 12, 12 से 5 चले गए तो 7 बचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक हासिल ली थी, और यहाँ पे 1876, ठीक है। और अगला है दोस्तों, निर्लजता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है, तो ये गलत है दोस्तों। निर्लजता नामक जो पात्र है वो दूसरे अंक में आता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित हुई थी लिपि, ठीक है, लिपि सुधार समिति की, इसके संयोजक कौन थे ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से प्रश्न इस तरह का बना था, तो कौन थे ये आप मुझे बताएंगे। कौन थे दोस्तों, तो काका कालेलकर थे, ठीक है, पहला विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न था, अगला हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आपके पात्र और संवाद दिए गए हैं उनको आपको सुमेलित करना था, ठीक है। पात्रों और संवादों को सुमेलित करना था कि क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों धातु सेन के पात्र, ठीक है। धातु सेन का जो संवाद है, धातु सेन का संवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, धातु सेन का ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। धातु सेन का संवाद क्या हो जाएगा, धातु सेन का दोस्तों चौथा हो जाएगा, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में एक था, एक सुग्रीव हो गया, ये धातु सेन का था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुमार गुप्त का देखते हैं, ठीक है। कुमार गुप्त का दोस्तों तीसरा हो जाएगा दोस्तों, युद्ध करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त का दोस्तों, स्कंदगुप्त का क्या था दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ये था दोस्तों, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता, चक्र नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद परमदत्त का क्या था दोस्तों, राष्ट्रनीति दार्शनिक और कल्पना का लोक नहीं है, ठीक है। दूसरा विकल्प आपका सही था इधर। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह, ठीक है, और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन थी,
ठीक है। तो कौन पनाह देती है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, रमज़ान की माँ रज्जो, ठीक है, राजो, रमज़ान की माँ राजो देती है दोस्तों, ठीक है। पनाह कौन देता है, रमज़ान की माँ राजो, ठीक है। तो आपका विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारे प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों। कौन से प्रश्न शुरू होते हैं हमारे, अब हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं गद्यांश वाले दोस्तों, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ध्यान से, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी इनका उत्तर देते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन पहले शहरों में बसने वाले लोगों, खासकर छोटे छोटे व्यापारियों, जुलाहों, टोकरी बनाने वालों और बेइज्जतियों जैसे लोगों के बीच से शुरू हुआ था, किंतु 17वीं शताब्दी तक वह किसानों में भी व्याप्त हो गया। इसने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया और मुगल शासन तथा सामंती सरदारों के विरुद्ध कभी कभी सशस्त्र विद्रोहों के रूप में भी प्रकट हुआ। 17वीं शताब्दी में दिल्ली में सिखों का जो आंदोलन चला और मथुरा में किसानों का जो सशस्त्र विद्रोह हुआ, उसमें कुछ सामान्य कड़ियाँ तथा प्रेरणा स्रोत थे। पंजाब में मुसलमान सामंतों के खिलाफ किसानों के संघर्ष में भी भक्ति आंदोलन ने सक्रिय भूमिका अदा की। महाराष्ट्र में एक वेगपूर्ण तूफान के रूप में शिवाजी के नेतृत्व में चलने वाली मुक्ति आंदोलन में मराठी कवि तुकाराम की भूमिका कोई मामूली भूमिका नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस आंदोलन के नेता अपनी कविताएं और अपने गीत फारसी और संस्कृत जैसी दुरूह और क्लिष्ट भाषाओं में नहीं, वरन जनता की भाषा में रचते थे। इससे राष्ट्रीय इकाइयों तथा राष्ट्रीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला, जो भारतीय राष्ट्र के विकास की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूप में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। पहले, धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। दूसरे, ईश्वर के सामने सबकी समानता। तीसरे, जाति प्रथा का विरोध। चौथे, यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तारतम्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उनकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति पर। पांचवें, इस विचार पर जोर दिया, ठीक है, जोर की भक्ति की आराधना का उच्चतम स्वरूप है। और अंत में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता का सर्वश्रेष्ठ मानता था, ठीक है, और सभी वर्गगत एवं जातिगत भेदभावों तथा धर्म के नाम पर किए जाने वाले सामाजिक उत्पीड़न का विरोध करता था। दोस्तों जल्दी जल्दी हम देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप उत्तर मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। अगला देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो किसकी दोस्तों, महाराष्ट्र की। अभी ऊपर आया, बहुत आसान सा प्रश्न था। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न था अनुच्छेद 1 ही है दोस्तों, इसको हमने ऊपर पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है, मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त सिद्धांतों में शामिल क्या नहीं है दोस्तों, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे कर्म कांड ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका विकल्प है, क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आपका विकल्प चौथा सही हो जाता है दोस्तों। शहरों में रहने वाले कामगारों, ठीक है, कामगारों और छोटे व्यापारियों से शिल्पियों के बीच से शुरू हुआ था। चौथा विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता दोस्तों, ठीक है। चौथा विकल्प आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है दोस्तों, तो मनुष्य की सत्ता को मानता है दोस्तों, ठीक है। किसकी सत्ता को मानता है, मनुष्य की सत्ता को मानता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या था कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के नेता भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे, ठीक है, भाषा में अपनी गीत और रचते थे। कौन सी भाषा में दोस्तों, जन भाषा में दोस्तों, ठीक है। कौन सी भाषा में दोस्तों, जन भाषा में रचते थे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और अब हमारा दूसरा जो गद्यांश है दोस्तों, ये शुरू हो रहा है। पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं ध्यान से और उसके बाद फिर इसके प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। आसान था पहला, तो मुझे लगता है बहुत आसान था ये, ठीक है। 5 में से 5 ही आपके सही हो जाने चाहिए। अगला देख लेते हैं कि हिंदी आज भी स्वयं अपने क्षेत्रों में विचार और चिंतन की भाषा नहीं बन सकी है। ये नहीं कि उसके ऐसा बनने में कोई आत्यांतिक असमर्थ है,
सामर्थ्य का कोई अभाव नहीं है, पर फिर भी तथ्य ये है कि उसमें दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का कोई मौलिक या तात्विक कार्य नहीं हुआ है। हम ऐसे किसी बड़े दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक का नाम नहीं ले सकते जिसका बुनियादी कार्य सीधे हिंदी में हुआ और मान्य हुआ हो। दूसरे शब्दों में ये कि हिंदी भाषा जैसी वह आज है, ना साहित्य प्रेमी है ना विचार प्रेमी। इसे शायद इस तथ्य से भी प्रमाणित माना जा सकता है कि फूहड़ और सतही का आकर्षण हिंदी क्षेत्रों में कई गुना बढ़ा और फला फूला है। अपनी भाषा के प्रति जैसा लगाव या ममत्व, ठीक है, कई हिंदीतर अंचलों में है, ठीक है, उसकी तो जैसे कल्पना भी हमारे यहाँ करना असंभव है। मराठी में लेखकों की एक प्रदेश व्यापी यात्रा ग्रंथावली निकलती है और लाखों रुपयों की पुस्तक की सीधे पाठकों को बेचकर संपन्न होती है, ठीक है। हिंदी समाज में सूक्ष्मता और जटिलता के प्रति एक तरह की हिंस, ठीक है, हिंसक और आक्रामक सहनशीलता बढ़ी है। उसका प्रभाव आलोचना पर भी पड़ा है। यहाँ विस्तार में जाना जरूरी नहीं है कि कैसे एक जटिलता विरोधी नया शास्त्र विकसित किए जाने की गंभीर चेष्टा हो रही है और कैसी हमारी कृतियों और लेखकों को सहजता, सरलता की नई सारणियों में रखा जा रहा है और कैसे इस चेष्टा का अर्थ अंततः हिंदी की अपनी जातीय परंपरा का अवमूल्यन है। देखिए, हिंदी भाषी अंचल में राज बढ़ता जाता है, समाज घटता जाता है। ऐसे अनेक क्षेत्र जो सदियों से राज के हस्तक्षेप से बाहर माने जाते हैं, वे सब धीरे धीरे राज के दायरे में आ गए। राज ने उन्हें समाज से लगभग छीन लिया है और हमने ऐसा होने को अपना मुखर समर्थन दिया है। सामाजिक कर्म और सार्वजनिक जीवन के अनेक सारे क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी अंचलों में कोई सभ्यतास्फूर्त आंदोलन या सामाजिक सक्रियता नहीं है, जबकि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, गुजरात या केरल में शिक्षा, पर्यावरण, संस्कृति आदि क्षेत्रों में समाज की उपस्थिति और क्रियाशीलता प्रमुख है, ना कि राज की। हिंदी में तो साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन पाठकों पर नहीं, सरकारी खरीद पर व्यवहार रूप से निर्भर है। कई बार तो ये दुस्वप्न सताता है कि जल्दी हम हिंदी के समाज में नहीं, हिंदी के राज में रहने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने देख लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़िए। अब आपको मैं इसके प्रश्न बताता हूँ, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा, उपयुक्त अनुच्छेद में एक दुःस्वप्न का उल्लेख है, इस दुःस्वप्न के अनुसार क्या है बोला, ठीक है। दुःस्वप्न की यहाँ पे दुःस्वप्न की बात की गई है, तो क्या है ये दुःस्वप्न, ये आपको बताना था, ठीक है। दुःस्वप्न क्या है ये आप मुझे बताएंगे। जल्दी ही हम हिंदी के समाज में नहीं, हिंदी के राज में रहने लगेंगे। दोस्तों अभी ही ऊपर जस्ट जैसे पढ़ के आया अभी, ठीक है, अंत में था ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि उपयुक्त अनुच्छेद में हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा के समाज का उल्लेख है, ठीक है, किस भाषा के समाज का उल्लेख है, तो ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो किस भाषा के समाज का उल्लेख है दोस्तों, तो मराठी समाज का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में हिंदी और हिंदी समाज के बारे में कौन सा कथन जो वो नहीं कहा गया है, तो कौन सा कथन नहीं कहा गया है ये आप मुझे बताएंगे। कौन सा कथन नहीं कहा गया कि हिंदी क्षेत्रों में फूहड़ और सतही के प्रति विकर्षण बढ़ा है, विकर्षण नहीं आकर्षण बढ़ा है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प नहीं कहा गया है। चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है, तो दोस्तों कौन से विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है, अर्थशास्त्र का नहीं हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है, तो किन क्षेत्रों में, तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो किन क्षेत्रों में दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ आज का ये जो आपका प्रश्न था। इस प्रश्न पत्र को हल करने का मेन मकसद यही था दोस्तों कि हम अगली बार के लिए तैयार हो जाएं जून 2024 के लिए, और कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे आए थे और कौन कौन से प्रश्न गलत थे दोस्तों। यहाँ पे जो गलत प्रश्न थे बहुत कम है, ठीक है। एक आध प्रश्न जो है दोस्तों 2-3 प्रश्नों पर डाउट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा प्रश्नों पर डाउट नहीं किया जा सकता। इस बार जो प्रश्न इन्होंने यूजीसी द्वारा बहुत सारे प्रश्न सही कर दिए गए हैं दोस्तों, गलत प्रश्न बहुत कम हैं इस बार, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया दोस्तों। अगली बार के लिए भी आपको शुभकामनाएं, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों का अभी नेट हो जाएगा या जिन विद्यार्थियों के जो वो बहुत सही प्रश्न बन गए, कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ दोस्तों इसकी इस बार बहुत कम जाएगी, ठीक है, ये मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो एग्ज़ाम का स्तर था आपका, परीक्षा का स्तर था, वो मॉडरेट था, ना बहुत कठिन था और ना बहुत हाई था। इसमें अगर दिमाग किसी ने लगाया होगा थोड़ा सा भी, तो उसके प्रश्न बहुत ज़्यादा सही होने की संभावना है दोस्तों। कट ऑफ पे अगली वीडियो हम लेके आएंगे आपको, और यहाँ पे मैंने आपको विश्लेषण करके यहाँ पे जानकारी दे दी कि कौन से प्रश्न क्या थे, ठीक है, कौन से गलत हैं और क्या क्या थे, ये सब हमने देख लिया दोस्तों। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।